अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, तो आप पहले रिपोर्टर थे जिन्होंने डिजिटल मीडिया के जरिए ये खबर दी थी। मेरे पास अचानक से एक फोन आता है कि मेरी दोस्त एक गायब है। उत्तराखंड की जो पुलिस है, मुझे लगता है कि वो मुझे फंसाने की उसमें। तब उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, जो वीआईपी का जिक्र है वहीं से खुला। उस भर्ती घोटाला हुआ है, उसको भी आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया है। जब वो खुला, उस पर जांच एसआईटी वगैरह बैठी, तो उसके बाद धड़ाधड़ करके ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, जिसने टॉप किया था वो यूके ट्रिपल एस की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा था लाइव। कितना बड़ा फेलियर था ये सिस्टम का। यहाँ की सोर्स ऑफ इनकम है या तो खनन से आता है, शराब से आता है, या जो बाहर से लोग हैं उनसे आता है। जो आप बुला रहे थे आओ अपनो पहाड़, तो उसमें आपने किया क्या? सरकार इस तरीके से काम करती, स्कीमें लाएंगी, सब चीजें लाएंगी, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर कुछ भी नहीं होता। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, हर शहर में, हर गली में देव डोलियों का चलन हो गया। अंधविश्वास है, लोगों को बेवकूफ बनाना है डोलियों के नाम पर। तो लोगों ने धंधा बनाई। संस्कृति एक अलग चीज है। आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे वो लोग काम करते हैं? तो मुझे लगता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट तो हर आदमी को होना चाहिए। संविधान ने आपको कोई अधिकार दिया है तो उसका फायदा उठाइए ना। 10 रुपए तो लग रहे हैं आपकी जेब से। गलत तरीके से ट्रांसफर का हो या नियुक्तियों का हो, शिक्षकों की कमी है, शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जब अनियमितताएं मिलती हैं तो क्या देखते हैं आप? जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या हो? हर किसी को एक तो प्लेन में अपना ट्रांसफर चाहिए, देहरादून में, सुदूर पहाड़ों में कोई जाना नहीं चाहता, और जो जा भी रहे हैं वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। गेस्ट टीचर के भरोसे सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे। सबसे बड़ा प्लान का कारण ही यही है, शिक्षा है। आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में पॉलिटिकल चेंज हो रहा है? नेता मतलब चोर, राजनीति सबसे गंदी है। हाँ। पॉलिटिकल चेंज होना बड़ा जरूरी है। 1,68,000 वोट बॉबी पवार को मिले, एक इतिहास है पूरे उत्तराखंड का, किसी निर्दलीय को इतने वोट पड़े हों। क्या वजह हो सकती है कि लोग यूकेडी को छोड़ के नहीं जाना चाहते? ये लेकिन यूकेडी ने वक्त के साथ अपने आप में चेंज नहीं किया। अब वही आज भी उनसे पूछ लो कि यूकेडी को वोट क्यों दें, तो उनका ये है कि हमने उत्तराखंड बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष पॉडकास्ट सीरीज दी पत्रकार वार्ता। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट हैं विजय रावत जी। विजय रावत जी डिजिटल मीडिया के जरिए इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। वे उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सबसे पहले खबर की थी। इसके अलावा उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर भी लगातार वो खुलासे करते रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभवों को। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप ये जर्नलिज्म में आए कैसे, और थोड़ा अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद डंगवाल जी। मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी जो सीरीज एक शुरू की है, वे किस प्रकार से डिजिटल पत्रकार के जो लोग हैं लगातार पॉडकास्ट भी उन लोगों को कर रहे हैं, तो एक अच्छी मुहिम है। और क्योंकि आजकल ज़माना बड़ा डिजिटल ही है, आप जैसे हम बैठे हैं तो तुरंत लाइव कर लो कहीं पे सब चीज़ें, और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। जो आपका मूल प्रश्न था कि अपने बारे में थोड़े बताइए। डंगवाल जी, मेरी जो शुरुआत है वो पत्रकारिता में पर्वत जन से हुई है। पर्वत जन एक नामी पत्रिका हुआ करती थी। शिव प्रसाद सिमवाल जी उनके एडिटर थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। और जो शुरुआत है पत्रकारिता की, तो बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है। एक्चुअली शुरुआत हमारी हुई है कोरोना के समय पे। अच्छा। कोरोना के समय पे हम लोग सब घर में बैठे थे। उस समय बाहर जाना हो नहीं रहा था। सोशल मीडिया ही उस समय देख रहे थे, एकमात्र जरिया है। मुझे लगता है कि उस समय सोशल मीडिया बूम उस समय किया है ज़्यादा। तो हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो उस समय लोग बहुत परेशान थे। पूरे खबरें आ रही थी, कहीं बिहार से लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, अपने गुजरात से बिहार जा रहे हैं, कोई मुंबई से वहाँ जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही थी वो उत्तराखंड में होटलियरों को आ रही थी। क्योंकि मैक्सिमम लोग उत्तराखंड से विदेशों में जो काम करते हैं या इंडिया में भी जो है होटलियर जो हैं, उनको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी। होटल उस समय सारे के सारे बंद थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा यार एक काम करते हैं कि आसपास जो होटल के लोग हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई है, एक इस प्रकार से ग्रुप बनाया जाए, और दिल्ली के जो लोग होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं दिल्ली का, तो आसपास के लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो एक दिमाग में एक आइडिया आया। तो उस समय हमें पता भी नहीं था सोशल मीडिया के बारे में, खाली देखते देखते थे, लेकिन इसकी ताकत कितनी है वो हमें उतना नहीं पता था। तो मैंने एक वीडियो बनाया, मेरे ख्याल से मेरा पहला या दूसरा वीडियो था वो। तो मैंने वीडियो बनाया अपने पेज पे, विजय रावत के नाम से एक पेज बनाया हुआ था उस समय। तो उस पर एक वीडियो डाला कि भाई आप परेशान मत होए, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, हम आपस में ही एक दूसरे की मदद करते हैं। और मैंने वहाँ गलती से अपना नंबर डाल दिया कि मैंने कहा आप एक काम कीजिएगा, मेरे से आप संपर्क कीजिएगा।
तो मुझे लगा कि 1 2 4 फ़ोन आएंगे, वैसे भी हमारे व्यूज़ आते थे 100 200 या 500 1000 लोग देख लिए, पता नहीं था किसी को, नया नया चैनल बनाया था, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। विजय रावत के नाम से ही था वो। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने उसमें यही बोला कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, सरकार के भरोसे ना रहें, और ये मेरा फ़ोन नंबर है और आप मेरे को फ़ोन कांटेक्ट कीजिएगा ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। तो मेरा ये था कि कोई फ़ोन करेगा, मान लीजिए दिल्ली से किसी ने फ़ोन किया तो दूसरे ने भी फ़ोन किया दिल्ली से, तो मैं आपस में एक दूसरे का जरिया बन जाऊँगा मिलाने के लिए। तो मैंने वीडियो अपलोड किया, गाँव में थे, नेटवर्क कम ही आते हैं वहाँ पर। तो जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया वो शाम को, रात को, और वीडियो अपलोड करके मैंने छोड़ दिया। और जब मैं सुबह उठा तो जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरा फ़ोन हैंग हो गया पूरा, इतने मैसेज धड़ 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 करके। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने रातों रात। मैंने कहा कोविड के टाइम क्यों आ रहे, कोविड के टाइम की बात है। मैंने कहा इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे पास। जब फ़ोन रुका, जब देखा तो 1 घंटे बाद रुका तकरीबन, तो कम से कम 8-9 हज़ार मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आए हुए थे। और वैसे ही मैसेज जो होते हैं मैसेज बॉक्स में भी मेरे ख्याल से 1001 मैसेज उस समय आए हुए थे उस पर। तो तब मैंने अपनी वीडियो देखी, वो 5-6 लाख 6-7 लाख मेरे ख्याल से उस समय लोगों ने देख ली थी वो वीडियो रातों रात। मुझे लगा कि यार मैंने क्या कर दिया है। मतलब मैंने तो सोचा था कि 2-4 लोग फ़ोन करेंगे करके, और इतना एकदम बूम अप हो गया और लोग उसमें लिख रहे हैं सर हमारी हेल्प कीजिए। मतलब लोग सोचिए कितने परेशान थे। तो उस दिन मुझे सोशल मीडिया की ताकत का पता चला। और आप यकीन करेंगे कि 2 दिन 3 दिन तक लगातार मैंने और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में था आसपास, हमने सबके नाम लिखे, कहाँ से क्या है। उस समय कई जो सब मदद कर रहे थे, उसमें उमेश कुमार भी काफ़ी मदद कर रहे थे, जोश सिंह बिष्ट भी मदद कर रहे थे, उनको हमने लिस्ट सेंड करी कि सर ये यहाँ पे हैं, इनकी आप मदद कीजिए। तो वहाँ से मुझे सोशल मीडिया की ताकत का पता चला। फिर हम उस समय पर्वतजन से तो जुड़े हुए थे, तो पर्वतजन का हमने फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म उस समय शुरुआत किया, पर्वतजन डिजिटल हम लोगों ने शुरुआत की। तो धीरे धीरे करके वहाँ से शुरुआत हुई हमारी पत्रकारिता में। तो हमारे साथ पॉल खोल बहुगुणा भी उस समय जुड़े, और उसके अलावा त्रिभुवन चौहान हैं, उस समय हम लोग जुड़े। तो वहाँ से लोग सभी लोगों की शुरुआत पर्वतजन से हुई है। हाँ, मतलब त्रिभुवन चौहान की तो नहीं हुई है, लेकिन पॉल खोल बहुगुणा की शुरुआत ही मान लीजिए क्योंकि हमारे साथ ही वो आए हैं वहाँ पे। पर्वतजन से मेरे ख्याल से किसी और न्यूज़ चैनल में उन्होंने काम किया था 10-12 दिन, तो उसके बाद वो पर्वतजन में ही डायरेक्ट हम लोगों ने लेके आए। उस समय पर्वतजन के 2 या 3 हज़ार मुश्किल से सब्सक्राइबर थे उस समय। अच्छा, उस टाइम पे ना जो शुरू में आए तो आप लोग भी उत्तराखंड में बूम कर रहा था ये डिजिटल मीडिया, तो आप भी उसमें थे। तो उस टाइम पे तो डिजिटल मीडिया में ऐसा कोई फिक्स सोर्स भी नहीं होता था कि आय का, या तो कैसे करके कि आपके दिमाग में आया कि यार इतनी चैलेंजिंग, वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से आय का भी कोई फिक्स स्रोत बन नहीं रहा है, तो फिर भी आपने डिजिटल मीडिया में जाना क्यों चुना? मतलब मैंने वो बताया ना आपको कि मतलब डिजिटल मीडिया ऐसा था उस समय। अगर फिर बहुगुणा जी की आप पत्रकारिता देखेंगे, जब हमने शुरू, हम लोगों ने जहाँ पे शमशान घाट पे उस समय लोग जाने से डर रहे थे, जहाँ पे लाशें जल रही थी, हम लोगों ने वहां से रिपोर्टिंग की है। तो उस समय ये लगा लीजिए कोई था नहीं रिपोर्टिंग करने वाला, और सब लोग मोबाइल पे बैठे हुए थे, लोगों को डर लग रहा था। वो हमने चांस की तरह लिया। मोदी जी बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर तो हमारे लिए आपदा में अवसर ही था। तो हम लोगों ने लगातार वहाँ से वीडियोस करी। एक दिन में कई हम वीडियोस करते थे, 5-5, 6-6, 7-7 वीडियोस हम लोग करते थे। और लाइव का उस समय चलन आया था नया नया, तो हम मैक्सिमम वीडियो हम लाइव करते थे। लाइव में ये होता है कि आपको एडिटिंग नहीं करनी, आपका एडिटिंग का बच जाता है, आपका अपलोड का बच जाता है, आपने कैमरा खोला और बोलना स्टार्ट कर। तो बड़ा बूम अप उस समय हुआ था। तो वहाँ से हमें सोशल मीडिया की ताकत का हमें पता चला, और लोगों ने भी वहीं से ही धीरे धीरे करके जानना हम लोगों को वहाँ से शुरू की। नहीं, जैसे आपने बताया कि लाइव से ही स्टार्ट कर, तो लाइव में डिफिकल्ट भी बड़ा रहता है क्योंकि वहां पर कट का भी नहीं होता है, जो बोल दिया हो। तो कभी ऐसा लगता था आपको कि यार मैं कभी गलत ना बोल दूं, गलत जानकारी ना चले जाए ये? हाँ, तो बड़ा सोच समझ के हम लोग बोलते थे उस समय कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। उसकी हम प्रैक्टिस भी करते थे कई बार कि यार, कई बार ऐसा होता था कि गलती से निकल भी जाता था, आंकड़े गलत हो जाते, तो हम माफी मांगते थे कि भाई हमने गलती से बोला है, क्योंकि लाइव में कट तो होता नहीं। फिर हम उसको आंकड़े को फिर साफ करते थे। कई बार आंकड़े हमें लाइव में गलत बोल देते तो हम बाद में फिर दूसरी लाइव आके वो बताते थे कि ये आंकड़े नहीं थे, ये इस तरीके से हो जाता है कई बार लाइव में। तो अब एडिटिंग तो होता नहीं जो आपने बोला। तो बड़ी शानदार शुरुआत रही थी वहाँ से, और एक बूम अप जो उस समय उत्तराखंड में मैं बोलूँ आया था। बहुगुणा जी वगैरह काफ़ी पत्रकार उस समय थे जिन्होंने अच्छी शुरुआत वहाँ से करी थी। अच्छा, जैसे आपने अभी बहुगुणा जी का जिक्र करा, तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैं तो एक एक्सीडेंटल पत्रकार हूँ। तो आपकी प्रॉपर जर्नलिज्म की आपने पढ़ाई करी है या इस तरीके से आप? एक्चुअली मैंने बताया ना आपको, जर्नलिज्म की तो मैंने पढ़ाई की हुई है, मास कम्युनिकेशन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मेरा किया हुआ है।
यहाँ पे साइंस इंस्टीट्यूट पढ़ता है, तो वहाँ से हम लोगों ने वहाँ से डिग्री ली है। लेकिन अच्छा। मेरा पत्रकारिता में आने का कोई मूड था नहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं टीवी में ये हो रहा है, हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, ये इस तरीके से हो रहा है, तो हमने कहा यार अब बिजनेस करेंगे अपना, पत्रकारिता का कुछ था नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा हुआ, जब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 1 वीडियो करी, 2 वीडियो करी, तो हमें मजा आने लगे। एक्चुअली पत्रकारिता भी एक चस्का है। जो लोग पुराने पत्रकार हैं वो समझ सकते हैं कि पत्रकारिता का जिसको चस्का पड़ गया, तो वो उसे और कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं उसके बाद। तो वही चस्का हमें पड़ा पत्रकारिता का। आना नहीं चाहते थे, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक, आपने बोला जैसे बहुगुणा जी आए बाय मिस्टेक इस उम्र में, क्योंकि हमें था कि यार कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। तो हम लोग उस समय खूब, कम से कम ये लगा लीजिए 40 से 50 गाँव में अब तक ऐसे गए होंगे हम लोग, जहाँ पे उन लोगों ने मीडिया देखी नहीं है कभी भी। मतलब माइक लेके कोई मीडिया वाला आज तक उन्होंने कोई देखा नहीं। अच्छा। उन लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार मीडिया हमारे गांव में आई है। तो शायद हम लोगों का, जो लोग जानते हैं, तो टर्निंग पॉइंट यही था कि, क्योंकि एक गांव में जहाँ पे हम गए तो आसपास के जितने भी 15-20 गांव होंगे वो सब हमें देखते थे, आज उस गांव में मीडिया है। तो कम से कम पूरे उत्तराखंड में 40-50 गांव, मतलब मैं खुद पर्सनली ऐसा गया हूँ जहाँ आज तक कोई मीडिया गया ही नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम मैं था या मेरी टीम थी जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ आज पहली बार जो मीडिया पहुंचा है उत्तराखंड में। तो एक मीडिया का एक शुरुआत थी कि भाई मीडिया ऐसा काम भी कर सकती है, वरना मीडिया वाले कहाँ, बड़े बड़े चैनल चलते थे उस समय, तो कहाँ गांव गांव भ्रमण करेंगे। लेकिन एक बूम अप आया कि अब गांव गांव किस प्रकार से मीडिया भी जा सकती है। तो एक दौर, एक चेंजेस आए हैं उस समय मीडिया के, सोशल मीडिया आने से। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके साथ बहुगुणा जी थे, त्रिलोक चौहान जी थे, और आप लोग, तो हम देखते थे जब स्टार्टिंग फेज था, डिजिटल जर्नलिज्म उठ रहा था, तो आप 3 लोग ही किसी खबर को कवर करने जाते, तो कैसा था आप लोग आपस में, कैसे? एक्चुअली हम लोग एंगल ढूंढते थे खबर में। मान लीजिए कोई खबर मिली है, कहीं रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, कोई एक्सटेंड हो, तो उसका हम एंगल ढूंढते थे। यार बहुगुणा जी ने इस एंगल में करी है, त्रिभुवन भाई ने इस एंगल से करी है, मैं किस एंगल से इसका कवर को करूँगा। तो हम उस पर एंगल ढूंढते थे अलग अलग। और जब मज़ा भी आता था कि यार आपने ये, मान लीजिए किसी का हम इंटरव्यू कर रहे हैं कि यार उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा, तो अब मैं वाला सवाल पूछूँ। या कई बार ऐसा होता है कि यार उन्होंने वो सवाल पूछा, मेरे दिमाग में था ही नहीं, यार मैं ये सवाल पूछूंगा लेकिन थोड़ा हट के, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग खबरें करते थे। अच्छा, आपने जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, अभी कोर्ट का फैसला भी आया है, हाँ। और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भी है, तो आप पहले रिपोर्टर थे जिन्होंने डिजिटल मीडिया के जरिए और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ये खबर दी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपको ये जानकारी मिली थी, क्या घटनाक्रम, तो थोड़ा विस्तार में अगर आप। दरअसल मेरे ऊपर एक केस हुआ था पौड़ी में, तो उस केस के सिलसिले में पौड़ी गया हुआ था। तो मेरे पास अचानक से एक फ़ोन आता है कि सर, मैं आपको ट्विटर पे मैंने एक डाला था कि उत्तराखंड में मेरे को हेल्प चाहिए, तो किसी ने मेरे को आपका रैंडमली नंबर दिया कि यही आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैं उस समय पौड़ी में था, मैंने कहा भाई कैसी हेल्प चाहिए आपको? नहीं, मेरी दोस्त एक गायब है, और यहाँ उत्तराखंड की जो पुलिस है, मुझे लगता है कि वो मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, या मेरा, अगर मैं वहाँ आऊँगा तो मुझे लगता है कि गिरफ्तार वो कर लेगी। तो मैं थोड़ा मामला उस समय समझा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला हो। तब फिर मैंने उसे डिटेल से पूछा कि मैंने कहा विस्तार में बता, मामला है क्या? तब उसने बताया कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो गायब है, और उसकी FIR हो चुकी है, और अब पुलिस मुझे वहाँ बुला रही है। मुझे लगता है कि वो मुझे फंसाने की, उसमें ये बातचीत आपकी पुष्प से हुई थी, जो अंकिता का दोस्त था। ठीक है। और तब उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे। स्क्रीनशॉट में वहाँ पर VIP का जिक्र था, जो VIP का जिक्र है वहीं से खुला। उसमें अंकिता बात कर रही है कि ये जो होटल वाले हैं मेरे से एक्स्ट्रा सर्विस करवाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि यार, तब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है। मैंने कहा ये मामला बड़ा सीरियस है, इस मामले को अब सीरियस होके लगना पड़ेगा क्या कुछ। तो मैंने पुष्प से बोला, मैंने कहा पुष्प, डरने की जरूरत नहीं है, तुम आओ, ऋषिकेश आओ, आराम से आओ। और फिर मेरे जो जानने वाले थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया। प्रिंसी रावत थी उस समय, काफ़ी अच्छी एक्टिविस्ट थी, अब तो भाजपा में हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा वहाँ पे एक लड़का आ रहा है, तो उसको हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं तो इस समय पौड़ी में हूँ। अच्छा। और मेरे साथ ठीक आशुतोष नेगी भी वहीं बैठे हुए थे। आशुतोष नेगी के साथ ही मैं था उस समय वहाँ पे। तो आशुतोष नेगी को मैंने बताया यार कोई पौड़ी की लड़की है, डोब सिरीकोट की, और वो गायब है करके। तो उन्होंने, डोब सिरीकोट तो मेरा गाँव है। अच्छा। तो मेरे गाँव से कौन सी लड़की गायब है?
पता चला, जो उनके फिर पिताजी का कांटेक्ट नंबर मिला, उनके पिताजी से भी बात हुई। तो उनके पिताजी बड़े डर रहे थे शुरुआत में कि लड़की की बदनामी ना हो इस तरीके से, क्या पता कहाँ चलेगी क्या चलेगी, जिस प्रकार से चल ही रहा था सब चीज़। और मेरी बात जो इनका मेन एक्यूज था उससे भी मेरी बात हुई थी, पुलकित से। अच्छा। पुलकित आर्य का उस समय कहना था कि मैं ये लड़की शायद ना वो जो लड़का है उसके साथ जो मुझे लग रहा है वो चली गई है इस तरीके से। अच्छा। मैंने कहा भाई उसी ने ही मेरे को नंबर दिया है तुम्हारा उससे ही मेरी बात हो रही है, तो तुम उसी को एक्यूज बता रहे हो। अब कह रहे हैं कि पता नहीं, हमने तो FIR करवा दी है। तो सारा शक तो खैर उसी पे ही था, क्योंकि फिर बाद में हमने उससे पूछा कि CCTV फुटेज, उसने बोला हमारे यहाँ का CCTV खराब हो रखी है, मतलब एक शक की सुई उस पर। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो DM कार्यालय पहुंचे वहाँ पे। तो DM कार्यालय में देखा उसकी माँ आंगनवाड़ी कार्य करता है वहाँ पे। तो कुछ गांव के लोग भी थे, और आप मतलब देखोगे कि यार वाकई में इस लड़की के साथ बड़ा बुरा हुआ होगा। बहुत गरीब परिवार की लड़की है। उसकी माँ का सबसे पहला इंटरव्यू जब मैंने लिया था, मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए थे। कहते मेरी लड़की 3-4 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि वो उस समय पटवारी की हड़ताल चल रही थी और वो रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर होना था मामला। उस समय पटवारी, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में पटवारी पुलिस का काम करता, राजस्व क्षेत्र होगा, राजस्व क्षेत्र में। तो उसके बाद मुझे बड़ा बुरा, मेरे को लगा कि यार जो है वो इस तरीके से कैसे 4-5 दिन से गायब है लड़की, तो इसका तो कुछ होना चाहिए। तो फिर ईलागिरी मैडम थी उस समय, ADM थी शायद वहाँ पे, क्या थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है हम रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र कर देंगे, आज शाम तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमने वही बात रखी थी वहाँ पे कि भाई अगर ये गरीब की लड़की है इसलिए ढूंढा नहीं जा रहा है, कहाँ है, किस तरीके से। तो अगर मैंने कहा किसी VIP की लड़की होती, किसी अधिकारी की लड़की होती, किसी नेता विधायक की लड़की होती, तो क्या तब भी इतनी डील दी जाती। तो हमने वो सवाल पूछे थे। फिर उसके बाद रात को काफ़ी वीडियो वायरल हुआ हो, तो कई लोग गलत गलत कमेंट उस पर कर रहे थे कि लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, इस तरीके से होगा। फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि यार अभी तक रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था वो मामला। तो उसके बाद मैंने सुबह लाइव ही आया, उस हम लाइव ही करते थे ज़्यादातर। तो जब मैं सुबह लाइव आया तो मैंने बोला भाई वो लड़की भाग गई होगी या कुछ उसके साथ, पता तो करो हुआ क्या उसके साथ आखिरकार भाई। कम से कम पुलिस तो पता तो लगाए। मैं कह रहा हूँ भाग गई, लेकिन पता तो करे कहाँ भागी, किसके साथ भागी, क्या क्या हुआ उसके साथ। तो उसके बाद मैंने उसको फिर लाइव में वो सारे सबूत दिखाए कि मैंने कहा ये लड़की, ये देखिए किसी VIP के लिए कहा जा रहा था कि VIP को उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी थी, हमारी पहाड़ की लड़की है। उसके बाद से वो गायब है। उसके बाद हम फिर ऋषिकेश गए, और सबसे बढ़िया मतलब सबसे अचरज करने वाली बात ये देखिए कि उस समय एक्चुअली मामले को किसी को पता नहीं था क्या है क्या नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे जो पुलकित आर्य के पिताजी हैं विनोद आर्य, ये लगा लीजिए कि सुबह से पुष्प भी हमें वहाँ पे मिला। उसके बाद जो अंकिता के पिताजी वहाँ पे मिले, उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया था। अच्छा। भूखे वगैरह थे। पुलिस ने उनको पूछा भी तक नहीं कि खाना खाया नहीं खाया। शाम को जैसे 7-8 बजे विनोद आर्य आते हैं, तो उस समय सुयाल जी थे शायद जो वहाँ पे देख रहे थे, और वो पीछे की एंट्री से वहाँ पर आके और उनको बुलाते हैं, बड़े नेताजी आए हैं वहाँ पे। और अचानक समय आवाज़ आती है कि भाई चाय और बिस्कुट ले आओ। तो हमने कहा यार एक जो वो है विक्टिम है, उनके पिताजी सुबह से हैं, सुबह से क्या 2 दिन से वहीं पड़े हुए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था, परेशान हो रखे थे बिल्कुल। उनको तो मतलब एक पानी के लिए भी नहीं पूछा, और एक एक्यूज के वो आ रहे हैं वहाँ पे जो इस पर शक है, उसे पूछने के बजाय कि तुम्हारा बेटा, क्योंकि उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई, तुम्हारा बेटा कहाँ पे, उनके लिए चाय और बिस्कुट आ रहे हैं। तो हम लोग फिर डायरेक्ट अंदर घुस गए। हम लोगों ने ID ली और हम लोगों ने डायरेक्ट सवाल पूछा कि भाई आप इनसे चाय बिस्कुट मत पिलाओ, इनसे सवाल पूछो कि आपका बेटा कहाँ है। तो आपने शायद जो हमारे पुराने दर्शक होंगे वो देखते उन्हें पता होगा उस समय, तो हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपका बेटा कहाँ है। पुलिस तो सवाल पूछ नहीं रही है, इसलिए हमने पूछा डायरेक्ट भाई बेटा कहाँ है। तो बोलने लगे कि मेरे बेटे को तो गलत फंसाया जा रहा है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। हमने कहा सब ठीक है, लेकिन है कहाँ पे, पुलिस ढूंढ रही है उसको या पुलिस गिरफ्तार तो कर नहीं रही है। तो फिर वहाँ से फिर बूम अप आया, जब हम लोगों ने बड़ी एग्रेशन से उस समय पत्रकारिता वहाँ पे करी। तो उसके बाद फिर तब जाके UKD वाले सक्रिय हुए, फिर काफ़ी लोग सक्रिय हुए। उसके बाद फिर जब उसकी बॉडी मिली
लड़की की, तब और लोगों में उबाल आया कि भाई एक लड़की जहाँ काम करने जा रही है उसके बाद उसकी इस प्रकार से बॉडी मिल रही है। जैसे एक चीज बीच में आती है कि जो रिजॉर्ट था, तो आप रिजॉर्ट पर गए थे? जो रिजॉर्ट, हाँ, हम रिजॉर्ट पे भी वहाँ पे तो गए मतलब थे। जब आप गए तो क्या देखा आपने, कैसा वहाँ पर? हम रिजॉर्ट जैसे सिंपल रिजॉर्ट होता ही है उस तरीके से रिजॉर्ट था, और बिल्कुल जंगल के बीच में वो रिजॉर्ट बना हुआ था। और सबसे बड़ी गलतियां देखिए क्या हुई इसमें उस समय, जो रेणु बिष्ट है विधायिका यमकेश्वर, उन लोगों ने वहां पर जो है वो बुलडोजर चला दिया रातों रात। और जब मैंने देखा रात को कि भाई बुलडोजर चला दिया, और लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यार बुलडोजर चला दिया है, और देखिए धामी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, और योगी जी की तरह बुलडोजर, योगी उतर उस समय यूपी में बहुत बुलडोजर चल रहे थे। तो हम लोगों ने फिर, मैंने देखा रात को, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत किया है। तो मैंने सुबह उठते ही एक वीडियो बनाई उसमें, मैंने कहा योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भाई आप देख तो लो उत्तराखंड में बुलडोजर चल कहाँ रहा है। मैंने कहा वहां पे तो वो साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं सारे के सारे। भाई तो बुलडोजर, पहले फॉरेंसिक वाले नहीं पहुंचे फॉरेंसिक वाले पहुंचे थे, लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी कि आप दूसरे दिन वहां पे बुलडोजर चला रहे हो? मान लीजिए कुछ और फॉरेंसिक वालों को और कुछ करना होता है, वो तो वहां पर क्राइम सीन है ना, क्राइम सीन में आप ऐसी क्या जल्दी है आपको, अगले दिन आप बुलडोजर चला रहे हो? हम लोगों ने सवाल उठाया, तब जाके लोगों को थोड़ा दिमाग में आया, चेंज हुआ कि हाँ यार क्या तो सही रहा है। हमने कहा योगी जी बुलडोजर चलाते हैं वो अलग मुद्दा है, यहाँ पे तो क्राइम सीन जो है वहां पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, और इनको परमिशन किसने दी बुलडोजर चलाने की? ये बुलडोजर वाला आया कहाँ से? क्या धामी सरकार ने परमिशन दी है? तो जब हम लोगों ने वो मुद्दा उठाया तब जाके लोगों का दिमाग थोड़ा चेंज हुआ। लेकिन ये देखिएगा आज तक वो बात खाली बातें हैं, आज तक वो कार्रवाई नहीं हो पाई विधायिका की, भाई आपने बिना पूछे कैसे बुलडोजर वहां पे चला दी। अच्छा, वो तो ये भी कहते हैं कि हमने ये बात कही नहीं, मतलब ऐसा कुछ प्रूफ वगैरह आता नहीं है। वो कहते हैं कि प्रूफ क्या, फेसबुक पे पड़ा हुआ था, तो धामी जी के पेज से वो डला था, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट है उनके पेज से डला हुआ था, डीएम हरिद्वार, डीएम पौड़ी के पेज से डला हुआ था, डीआईपी हर के पेज से डला था, और क्या प्रूफ चाहिए? सभी जगह प्रूफ था। लास्ट में जब मीडिया वाला आया तो उन्होंने खुद कबूल किया वहां पे कि हाँ हमने बुलडोजर चलाया था, खुद रेणु बिष्ट वहां पे मौजूद थी उस समय। वहां पर आग लगने की घटना के भी बात हाँ, आती है। उसके बाद आग लगने अच्छा, की, उसके बाद आग लगती है। पहले एक बार बुलडोजर से तोड़ा गया, हाँ, फिर उसके बाद वहां आग लग जाती है। वो काफी समय बाद लगी है आग। तो उसके बाद आपकी पुष्प से बात हुई, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हो रहा था कहीं ना कहीं जो दिख रहा था, या फिर ये जो कोशिश की जा रही थी कि पुष्प पर भी सवाल, हाँ, ये लगा लीजिए कि अगर हम लोग उस मुद्दे को नहीं उठाते तो ये, क्योंकि खुद पुलकितारिया उसने एफआईआर करवा दी थी, और जो पटवारी है वो कहा जाता है उसका दोस्त था, अच्छा वहां पर रहना खाना वगैरह सब चलता है इनका, तो वो पुष्प को फंसाते या बोल देते कि वो लड़की भाग गई है, और उसका आज तक लड़की का पता नहीं चल पाता। अगर वो मुद्दे, वो सब सबूत हम लोग पब्लिक के सामने नहीं रखते, या हम वो लगातार उसको फॉलो अप नहीं करते, तो मुझे लगता है कि रफा दफा, पता नहीं कितने मामले ऐसे रफा दफा हो जाते हैं। वो तो एक मामला हम उठाया है, लोगों का सपोर्ट मिला, इस वजह से वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया में छाया, तो एक दबाव भी उससे बना। अच्छा, ये इतना बड़ा मामला था, आप ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे थे और बहुत एग्रेसिवली कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि आपको इस मामले को लेकर किसी ने धमकाने की कोशिश करी हो, या ऐसा हुआ हो कि कोई कि चलिए समझौता कर लेते हैं, कोई ऑफर दिया हो आपको, इस तरीके कोई बात? नहीं, देखिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। एक आध फोन आए थे मेरे पास कि भाई उसी धमकी लहज में कि भाई ढंग से पत्रकारिता कर लो, इस तरीके से। आशुतोष भाई के पास बहुत फोन आए, और उस समय नवल खाली जो पहाड़ टीवी के पत्रकार हैं उनके पास भी फोन आए। मेरे पास एक फोन आया था बस खाली, उन्होंने एफआईआर भी लिखवाई थी उस समय, बाकी वैसा कोई दबाव नहीं था। अगर वैसे हमारा कुछ और आप फोन आप भी खिलाफ एफआईआर लिखवाएगी? नहीं, हमने फिर एफआईआर लिखवाई जिसका उनके खिलाफ लिखाई। फोन नंबर भी ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई इंटरनेट कॉल कर रहा हो, इस तरीके का था। अब वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि किसी की डायरेक्ट हिम्मत हमें ऐसे होती फोन करने की, इस तरीके से था। तो जैसे आप लोगों ने, लोकल मीडिया ने ये पूरा मुद्दा उठाया, और उसका ही परिणाम है आज जो भी कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, जब ये कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने आदेश दिया है, और उसमें बहुत सारे लोग का ये कहना है कि न्याय अभी अधूरा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है, हो सकता है इस बात पर कंट्रोवर्सी हो, मुझे लगता है कि न्याय बहुत सही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फांसी की सजा, अब फांसी की सजा अगर एक बार आदमी को दी जाएगी तो खत्म है उसकी जिंदगी, लेकिन आजीवन कारावास जो घुट घुट के हर मिनट याद करेगा कि यार मेरे से गलती हुई, और जीवन भर उसको याद करना पड़ेगा, तो उससे बड़ी और क्या सजा हुई? नहीं, लोग ये इस प्रोस्पेक्टिव में भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो सेशन कोर्ट से हुई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से हुई है,
अब ये हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां जाते जाते हो सकता है कि सबूत ही ना मिले। जैसे वीआईपी का जिक्र आपने स्टार्ट में भी किया था, वो कोर्ट में या फिर आगे जाते वीआईपी का जिक्र खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने तक तो ये कहानी पूरी खत्म हो जाएगी, लोग इस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं। हाँ, उस प्रोस्पेक्टिव में कहना सही है, लेकिन जो आपने बोला कि फांसी और आजीवन कारावास में से, तो मुझे लगता है कि आजीवन कारावास बड़ी सजा है फांसी से। तिल तिल कर मरना, एक और एक साथ मरना। तो मुझे लगता है इनकी एक वीडियो भी आई थी, जो थे वो जब उनको ले जा रहे थे फैसले के बाद हाथ हिला रहे, मुस्कुराते हुए जा रहे थे। बड़ी शॉकिंग वो वीडियो थी। अब आदमी, मुझे लगता है कि मानसिक तनाव इतना हो जाता है कि उसे खुद नहीं पता चलता है कि वो कर क्या रहा है। तो हो सकता है कि उसका क्या रीजन रहा हो पीछे, क्या किस तरीके से उसने किया हो, लेकिन जो आजीवन कारावास की जो सजा मिली है, मेरे ख्याल से वो बहुत सही सजा। फांसी होती तो एक बार में ही खत्म, 1-2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगते आदमी का, लेकिन उसमें तिल तिल का जो मरेगा पूरी जिंदगी, तो वो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी सजा है, फांसी से भी ज़्यादा। ये पूरा जो घटनाक्रम है, इसमें आपका तो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है कि आपने सबसे पहले इस बात को उठाया। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया केस, तो आपको लगा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपने किन किन लोगों को देखा कि मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही आरोपियों को सजा दिलवाने में? जैसे कि देखिए, आशुतोष नेगी है, अभी भी लगे हुए हैं, सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। उसके बाद त्रिभुवन भाई ने भी बहुत अच्छी पत्रकारिता करी। जो हमारी लोकल मीडिया है सबसे अच्छी है। यूकेडी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसमें। यूकेडी ने बहुत अच्छा काम किया इस बीच। इसके अलावा बॉबी पवार बेरोजगार संघ, उन्होंने भी पूरी आवाज़ उठाई। और कांग्रेस की जो महिला, कांग्रेस तो नहीं पूरी, लेकिन जो उनकी महिला नेत्री है, जिसमें ज्योति रौतेला भी शामिल है, जिन्होंने अपना मुंडन तक करवा दिया, अपने बाल, अगर आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो उन्होंने पूरे बाल ही दान कर दिए थे। क्योंकि उस समय ट्रायल कोर्ट पे ही चल रहा था, सजा नहीं हो पा रही थी, तो उसको न्याय दिलाने के लिए, मतलब एक औरत के लिए अपने बाल सबसे बड़ी कीमती होते हैं, तो उन्होंने पूरा अपने बाल ही दान कर दिए थे बीच सड़क। हमने वो रिपोर्टिंग भी की थी। तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है इन सब। फिर प्रिंसी रावत हो गई, कोई नाम नहीं लेता उनका, लेकिन जिस समय स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की थी, जिस समय पुष्प ऋषिकेश आ रहा था, उसको डर था, क्योंकि उस समय तो पता ही नहीं था ना किसी को क्या मामला चल रहा है। तो प्रिंसी ने भी उस समय बहुत हेल्प करी। तो ये काफ़ी लोग रहे थे। उसके बाद नवनीश भाई हो गए, जो इनके एडवोकेट थे, बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से लगे रहे। नवनीश नेगी बहुत ईमानदार जो है एडवोकेट हैं, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प इसमें करी। तो ये हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल हेल्प करी है उसमें। अच्छा, जब ये फैसला आया कोर्ट का, तो आपकी बात पुष्प से हुई? हाँ, मेरी पुष्प से बात हुई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने, मतलब क्या? पुष्प ने, बल्कि मेरे पास मैसेज भी है पुष्प का, तो उसने मेरे को बोला है करके कि भाई कि आप लोग नहीं होते तो ये सब चीज़ नहीं हो पाता, और वो फैसले से बिल्कुल संतुष्ट था। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों ने बात करी, और वो बड़ा खुश था कि भाई सजा जो मैंने बोला कि भाई फांसी से बढ़कर सजा है, तो उसका भी वही कहना था साफ कि भाई फांसी से बढ़कर ये सजा है, और मतलब वो सेटिस्फाई है इन चीज़ों से। तो इस तरीके से बात पुष्प के साथ हुई थी। जैसे हमने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आपसे जाना, इसके अलावा भी आपने जैसे भर्ती घोटाला हुआ है, उसको भी आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे ये जानकारी आपको मिलती है, या कैसे ये भर्ती घोटाले की जो खबर आपको आती है? क्योंकि ये ऐसा है कि एक रैंडमली तो हमें सुनने को मिलती है, हम लोग बोलते हैं अरे इसने पैसे दे के नौकरी ले लिया, ये कर लिया, लेकिन एक एज अ प्रूफ लेके आना या एक मजबूती से बात रखना, कैसे ये सारा आप देखते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, मेरी ना वो काफ़ी समय पहले, उस समय बॉबी से बात हुई थी। तो जैसे मेरे पास ही मेरे घर में रिश्तेदारी कोई आए थे, मेरा छोटा भाई है, कि ना यार पटवारी के समय नई भर्तियाँ खुली थी, कि यार 10 लाख रुपए दे देना, पटवारी में हो जाएगा। अच्छा। तो सुना तो हमने था, लेकिन हम पे कभी ऐसा नहीं आया था कि डायरेक्टली करके ना। तो हमने कहा हमारे रिश्तेदार के पास अप्रोच आ रही है कि 10 लाख रुपए दे देना और पटवारी में हो जाएगा। तो मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा कि मैंने कहा यार, जो योग्य छात्र हैं उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, और उससे जो आउटपुट जो वहाँ से जनरेट होगा, जो 10 लाख रुपए दे के जाए, कितना भ्रष्ट उसका दिमाग होगा, जो खुद ही रिश्वत दे के जा रहा है। क्या उत्तराखंड के लिए तरक्की कर पाएगा, कैसा एक अच्छा अधिकारी बन पाएगा? तो मेरी बॉबी से उस समय बात हुई थी। मैंने बॉबी इस तरीके से आउटपुट आ रहे हैं, क्योंकि उस समय बॉबी बेरोजगार संघ मेरे ख्याल से नया बना ही था, और धरने वगैरह खूब कर रहे थे। तो हमने भी स्टार्टिंग में खूब वीडियो बेरोजगारों पे की थी उस समय। तो बॉबी से मेरी काफ़ी लंबी चर्चा हुई कि ना यार, हो तो रहा है, लेकिन कहीं से इनपुट नहीं मिल पा रहा है कि ये कौन करवा रहा है, कैसा है। कुछ इनपुट तो थे हमारे पास कि हरिद्वार से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ इतने बड़े थे कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे।
तो धीरे धीरे करके बॉबी के पास कुछ सबूत इकट्ठा हुए। उस समय वीडियो भर्ती घोटाला इस समय हुआ था कि कैसे एक आदमी जो गांव में, मतलब डायरेक्ट तो हमें इनपुट नहीं मिल पाए थे कि एक प्रधान है और अचानक से वो सरकारी नौकरी उसने निकाल ली। जैसा आप और मैं साथ में क्लासमेट हैं और आप तो कभी कोचिंग एक दिन भी नहीं आए और आप वहाँ पे टॉप कर रहे हो, तो इस प्रकार के हमें इनपुट मिले। अच्छा। तो धीरे धीरे करके हमने जुटाए कि इस इनपुट 1 2 3 4 हमने लिस्ट बनाई अलग अलग करके, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो UKSSC के समक्ष भी रखा कि भाई हो क्या रहा है इस तरीके से। और जैसे जैसे हम पे इनपुट मिलते तो हम उन इनपुट को हम खुलासा करते तुरंत किस प्रकार से आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास पूरे उत्तराखंड से लोग आने लग गए कि भाई मेरे पड़ोसी भी था, वो ऐसा था, इस तरीके से हो गया। फिर धीरे धीरे करके कभी हाकम सिंह का नाम इसमें बीच में आता, क्योंकि आपका भी हाकम सिंह से आ रहा है, उसका भी हाकम सिंह से आ रहा था, तो कन्फर्म हो गया कि हाँ कुछ इस प्रकार के लोग हैं, हाकम सिंह टाइप का कुछ नाम है उनका, जो ये सब चीज़ें करवाता है। सुना हमने था लेकिन कन्फर्म उस तरीके से हुआ करवाता है। तो बॉबी और मैंने तकरीबन ये लगा लीजिए कम से कम, उस समय किसी को पता नहीं था ये घोटाला क्या है, कैसे पेपर लीक वगैरह होते हैं। कम से कम हमने 25 वीडियो एक साथ करी होंगी हर बार की। उस समय बॉबी को भी कोई न्यूज़ चैनल दिखाता नहीं था जल्दी से, और हमारे साथ भी ऐसा था कि यार हमें कुछ करना था। उस समय कोई जानता भी नहीं था उस समय, तो हम लोगों ने कम से कम 25 वीडियो एक साथ करी थी। हमने कहा यार कोई बात नहीं, हम लोग लगातार इसमें वीडियोस करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब इंसाफ मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन अपनी तरीके से हम, भाई मीडिया तो एक आईना है ना, हम बता ही तो सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे करके जब हमने उठाया इस मामले को, तो वीडियो भर्ती घोटाला सबसे पहले खुला था। तो जब वो खुला, उस पर जांच SIT वगैरह बैठी, तो उसके बाद धड़ाधड़ करके ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, कम से कम इतने पेपर लीक के धड़ाधड़ करके खुले और कई लोग उसमें गिरफ्तार होना शुरू हुआ। जब कड़ी से कड़ी मिली, तो मतलब हमें भी नहीं पता था कि इतनी लेवल पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। फिर आपने एक इंटरव्यू भी देखा होगा, त्रिभुवन भाई ने लिया था, जो जिसने टॉप किया था, वो UKSSC की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा था लाइव आके। हाँ, ये बता। आपने कहा जो नहीं बता पा रहा है उसके बाद, और इस तरीके से उसने कर रहा है। तो लगातार हम लोग फिर इसमें इंटरव्यूज हम लोगों ने करे, जो हमारे पास इनपुट आते थे तुरंत हम उसमें लाइव करते थे। बहुत एक्टिव हम लोग उस समय हो गए थे। और उसके बाद लोग हमें खुद ही इनपुट देते थे पूरे उत्तराखंड से, जो मेहनती छात्र हैं, योग्य छात्र हैं, वो भी लगातार हमारे कॉन्टेक्ट में थे। तो वो भी बताते थे हमें कि भाई ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। तो वहाँ पे एक सीरीज शुरू हुई। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि हम लोगों ने जो सीरीज शुरू करी थी, आज के समय में इतना, मतलब लोगों को इतना भरोसा है कि यार जो आज के समय में एग्जाम हो रहे हैं वो कम से कम लीक नहीं होंगे। और उसके बाद जब एग्जाम के रिजल्ट आए उसके घोटाला खोलने के बाद, तो फिर हम लोगों ने उनके भी इंटरव्यू लिए, तो वाकई में वो लग रहे थे कि हाँ ये योग्य छात्र है। तो वो बताते थे कि पिछली बार भी हमने एग्जाम दिए थे तो हमारा उसमें हुआ नहीं, और इस बार उन्होंने टॉप किया है जो योग्य छात्र थे। और बहुत गरीब परिवार के, कोई अब महीने में सुदूर पहाड़ से बच्चा आ रहा है, 3-4 हज़ार रुपये उसके पिताजी या मतलब भेज रहे हैं उसको, और तब जाके यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट निकाला उसने। तो सोचिए कितनी बड़ी खुशी उसको हो रही हो। सही बात है। और यहाँ पे कई बच्चों ने सुसाइड भी किया था उस समय, उससे पहले आपने वीडियोस भी देखे होंगे। तो सिस्टम की कितनी बड़ी खामियां थी कि वो सुसाइड किया, तो हत्या ही थी बच्चों की। एक बच्चा 3-4-5 हज़ार रुपये उसके पिताजी जिस तरह से करके कर रहे हैं, और बाद में बच्चा एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है। उसको तो ये लग रहा है कि यार मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मेरे अंदर ही शायद कोई खामी होगी। कितना बड़ा फेलियर था ये सिस्टम का। हमें खुशी है कि हमने धीरे धीरे करके निकाला, और पूरे उसमें फिर आज सबके सामने फिर था उसका रिजल्ट कि भाई ऐसा भी होता है। तो आज के समय में कम से कम ऐसा तो नहीं है। जैसे आपने बताया कि बॉबी पवार के साथ आपने काफ़ी समय तक आप रहे, उनकी जो पूरी जो बेरोजगार संघ का आंदोलन था वो भी आपने कवर करा है। तो ऐसा कभी होता है या बॉबी को या उन्होंने बताया हो कभी या आपको कि क्योंकि भर्ती घोटाला जो है आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं, चाहे पैसे के मामले में है या इसमें तंत्र का इन्वॉल्वमेंट है, तो कभी इसमें भी होता है कि इसमें ही कभी आपको ऐसा हुआ हो कि किसी ने धमकाने की कोशिश करी हो या इस तरीके कुछ ट्रैप बनाने की कोशिश करी हो? हाँ, एक्चुअली मैंने बताया ना आपको कि कोई हमें धमकाएगा इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यार इनको धमकाना मतलब बेवकूफ़ी है।
या तो उसके पीछे कोई साजिश होगी किसी थर्ड पर्सन की। धमकाने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास आज के समय में फ़ोन में सब रिकॉर्डिंग होती है, सब जो धमकाएगा उसके सब डिटेल पर चल जाएगा, किस उस पर धमकाएगा कि हम भर्ती घोटाला ना खोलें, क्या कहेगा। तो वैसा कुछ हुआ नहीं वैसे आज तक कभी किसी ने धमकाया वो इस तरीके से। तो जैसे बॉबी पवार से आपकी बातचीत होती है तो उस टाइम पर तो वो स्टूडेंट ही थे। हाँ और अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हाँ तो आपने कभी सोचा था कि ये, क्योंकि जैसे मतलब आमतौर पर उत्तराखंड के अंदर भी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी वो चुनाव लड़े लोकसभा का तो बहुत अच्छा वोट शेयर वो लेके आए, वो काफी एक बड़ा चेंज दिखता है। इसी तरीके से बहुत सारे युवा हैं उत्तराखंड में, बॉबी पवार हो गया, मोहित डिमरी हो गए, लूसेंट टोटरिया हो गए और यूकेडी के आशीष नेगी हो गए। आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में पॉलिटिकल चेंज हो रहा है या? देखिए इस पॉलिटिकल चेंज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में मतलब एक लोगों ने डाल दिया है कि नेता मतलब चोर, राजनीति सबसे गंदी है। यार मैं तो सोचता हूँ कि अगर आप डीपली समझे तो राजनीति के बिना कुछ है ही नहीं। अगर अपने बच्चों को हम स्कूल भी भेज रहे हैं, हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ेगा या हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, उसकी फीस कितनी होगी, हम जिस सड़क से जा रहे हैं वो सड़क टूटी हुई है कि गड्ढा मुक्त है, साफ सुथरी है, तो सब कुछ राजनीति की देन है। मतलब हर चीज राजनीति है, पॉलिटिक्स से उभरी हुई है, यानी कि सत्ता से उभरी हुई है। सत्ता अच्छी होगी तो हमारे पास सब होगा, नहीं होगी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि लोग राजनीति को बेकार क्यों मानते हैं। मुझे लगता है कि यार राजनीति में लोगों को आना चाहिए, अच्छे युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। जैसे बॉबी पवार इस समय आए हैं, मोहित टिमरी हो गए, तिरपन भाई हो गए, लुसुन भाई हो गए, राजनीति में आनी चाहिए और अच्छी राजनीति करनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि राजनीति किसी की बपोती नहीं है। अगर आप जनता के मुद्दे उठाओगे, जनता को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो कभी कभी जनता के ऊपर ही बहुत गुस्सा आता है। क्यों? मतलब वोट के देने के समय पे ऐसा हो जाता है कि जब भी देखो हमारे पास इतने फोन आते हैं कि यार हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम होगी, और वोट देने के समय पे उनको पता नहीं क्या हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं तो यार यहाँ दारू बट रही है, वहाँ दारू बट रही है, पैसे बट रहे हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था उस समय चुनाव के समय पे, धामी जी का पैसे देते हुए का, साड़ी बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज होगी, दारू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, भ्रष्टाचार, कमीशन, ये नॉर्मल चीज नहीं है। हम लोगों ने नॉर्मल बना दी है इन चीजों को। हमें इस चीज का मतलब ऐसा देखना चाहिए कि यार ये हो क्या रहा है सिस्टम में। मतलब दारू बांट के और आप मुर्गा खिला के कि तभी वोट लोगों को गेन कर पाएंगे। लेकिन इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि अब हल्का हल्का बदलाव आ रहा है। बॉबी पवार के रिजल्ट से शुरुआत जब बॉबी से हमने बोला था, काफी लोग बैठे हुए थे कि यार चुनाव मतलब मंथन चल रहा है, चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। हमने बोला था चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव तो लड़ना ही जब पड़ेगा अगर आपको वाकई में चाहते हो चेंज। हम पत्रकारिता में कितना भी कुछ कर लें, मैंने बोला ना पत्रकारिता आईना है कि आपका ये गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में चेंज तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, शासन प्रशासन है, उनको करना है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में आना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए चुनाव में और देखना चाहिए कि यार अपने समाज का उद्धार किस तरीके से कर, हमारा समाज किस तरीके से तरक्की करेगा। तो बॉबी पवार जैसे लोग या मोहित भाई जैसे लोग, तिरपन भाई जैसे लोग, अब धीरे धीरे करके एक जो वैक्यूम था वो बढ़ते जा रहा है और 1,68,000 वोट बॉबी पवार को मिले, मतलब आसान नहीं है। पूरे एक इतिहास है पूरे उत्तराखंड का, किसी निर्दलीय को इतने वोट पड़े होंगे। वो उसकी मेहनत भी है, जो लगातार सड़कों पे लाठियां खाई हैं, जो इतने मुकदमे जेले हैं, जो जेल गए हैं। तो मुझे लगता है कि आना चाहिए सबको और स्वच्छ राजनीति बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको कि बॉबी पवार हैं या फिर मोहित टिमरी हैं, तो अब इन लोगों ने मिलके एक स्वाभिमान मोर्चा बना दिया है। हमारे पास ऑलरेडी यूकेडी थी, तो आपको ऐसा लगता है कि यूकेडी, क्योंकि राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, राज्य आंदोलन में इस समय इतना संघर्ष किया है, एक अच्छी हिस्ट्री है उनके पास, पुराने नेता हैं उनके पास, लेकिन फिर भी क्या चीज़ है, क्योंकि मोहित डिमरी भी आपने देखा होगा, मोहित डिमरी भी पहले यूकेडी में थे और अब वो उन्होंने छोड़ दी है पार्टी। तो क्या वजह हो सकती है कि लोग यूकेडी को छोड़ के नहीं जाना चाहते? ये यूकेडी बहुत अच्छी पार्टी है, उनकी विचारधारा भी बहुत अच्छी है, लेकिन यूकेडी ने वक्त के साथ अपने आप में चेंज नहीं किया, अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया उन लोग।
अब वही आज भी उनसे पूछ लो कि यूकेडी को वोट क्यों दें, तो उनका ये है कि हमने उत्तराखंड बनाया। ये अच्छी बात है, उत्तराखंड बनाया, शहादतें हुई, उनका दिल से सम्मान है और हमेशा रहेगा यूकेडी के, क्योंकि जो यूकेडी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन वक्त के साथ तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, वक्त के साथ साथ हमें युवाओं की बात करनी पड़ेगी। हमें एक रोड मैप पब्लिक को देना पड़ेगा कि भाई हम अगर आ रहे हैं तो इस रोड मैप के साथ आ रहे हैं। हमें पब्लिक को अपना विजन बताना पड़ेगा। उसमें यूकेडी पिछड़ गई, उसमें यूकेडी अपना रोड मैप नहीं बना पाई, अपना विजन नहीं बता पाई, केवल ये बताई कि हमने उत्तराखंड बनाया है इसके साथ। तो धीरे धीरे करके जो नेता भी आए अपने स्वार्थों के चलते, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। कई नेता आए यूकेडी में भी, और यूकेडी में ये रहा कि जो कुछ करना भी चाहता था तो अपने स्वार्थ के चलते उन नेताओं ने उनको आगे भी नहीं बढ़ने दी, इसलिए यूकेडी हाशिए में चलेगी। स्टार्टिंग में उत्तराखंड की जनता ने तो दिए थे ना उनको, 4 विधायक ला के दिए थे। और सबसे बड़ा हो रहा कि भाई जब आपने उत्तराखंड बनाया है तो आपने चुनाव लड़ने से बहिष्कार क्यों किया? आपको चुनाव लड़ना चाहिए था उससे। मैंने बोला ना कि चुनाव, लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ोगे यार चुनाव लड़ो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो यूकेडी इसलिए हाशिए में चलेगी कि वो अपने आप को बदल नहीं पाई, वक्त के रहते बदल नहीं पाई। आज जो स्वाभिमान मोर्चा बना है, तो मेरे को लगता है कि ये भी यूकेडी का वही रूप है जो यूकेडी रही होगी उस समय। तो आज शायद यही वो लोग हैं जो उस समय यूकेडी की जो छवि होगी, वो आज मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में वो छवि देखता हूँ, वो लोग वहां पर देखता हूँ। ये कारण आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो उस दौर की युवा यूकेडी रही होगी वो स्वाभिमान मोर्चा में आप देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे यूकेडी में हुआ कि भाई मेरी सीट बचानी है, इसकी सीट बचानी है? तो आप क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे इन सभी युवाओं से मिले हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और आप बातचीत भी आपकी होती होगी इन लोगों से, तो आप क्या देखते हैं? आपको संभावनाएं क्या दिखती हैं? क्योंकि बहुत बार लोगों का ये भी सवाल उठ के आ रहा है कि कुर्सी की खींचतान दिखने लग गई है, क्योंकि कोई आदमी अपनी तरफ से कहीं कार्यक्रम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो इस चीज को लेकर बस देखिए, वो लीडरशिप पे डिपेंड करता है, लीडरशिप किस तरीके से ले जाती है। और अगर लीडरशिप सही रही तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा। लीडरशिप अगर वो चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई तो फिर दूसरा यूकेडी हाशिए की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि बॉबी को जो वोट पड़े हैं वो बड़ा इजी है एक सिंगल पर्सन के लिए, लेकिन एक पार्टी को चलाना, एक संगठन को चलाना, ये बहुत आसान नहीं है उन्हें। अब देखते हैं क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, वो तो खैर वही जानेंगे क्या मैनेजमेंट रहता है, किस तरीके से रहता है। दिक्कतें आती हैं, अब इतना बड़ा संगठन चलाना, परिवार में भी 5 लोग रहते हैं तो आपस में झगड़ लेते हैं, तो वहाँ पे तो पूरा कुनबा है। जो परिवार का लीडर है उसको किस तरीके से वो लोग संभाल पाते हैं, ये तो अब भविष्य ही बताएगा किस तरीके से होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम इस समय पूरे उत्तराखंड में है, और पूरे उत्तराखंड की जनता अगर इन्होंने सही में रोड मैप दे पाया तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस लोगों ने देख लिया, हम तो पत्रकारिता करते हैं खुद ही यहाँ पर, हम देखते हैं कि चलिए भाजपा तो सरकार में है, मतलब उनकी सरकार है, लेकिन विपक्ष क्यों मौन है? विधानसभा में एक सवाल कोई ढंग का नहीं उठा पाते हैं वो लोग, सड़कों पर कोई ढंग का एक सवाल नहीं उठा पाते हैं वो लोग। विपक्ष के नाम पे केवल आपको या तो सोशल मीडिया में हम जैसे कुछ लोग नजर आएंगे, या तो बॉबी पंवार जैसे कुछ लोग नजर आएंगे, मोहित डिमरी जैसे या त्रिभुवन चौहान जैसे लोग नजर आएंगे। तो विपक्ष का मतलब आज यही लोग रह गए। तो इसलिए लोग भी सोच रहे हैं कि भाई अगर हम मतलब मुझे लगता है कि विपक्ष ये सोचता है कि भाई अगर भाजपा को वोट नहीं देंगे कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे कहाँ जाएंगे? भाजपा में जाएंगे। और वही लोग फिर कांग्रेस के लोग भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा के लोग कांग्रेस में आते हैं। कुल मिला के वही सर्कल पूरा चल रहा है। इस सर्कल में अगर चेंज लेके आना है तो यही लोग हैं जो आज के समय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। या तो सोशल मीडिया के कुछ लोग अच्छी तरीके से भूमिका निभा पा रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन है वो निभा पा रहे हैं, वही पंवार जैसे, मोहित डिमरी जैसे कुछ लोग। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा वैक्यूम है। अगर ये सही से मैनेजमेंट कर पाए इन चीज़ों का, उन चीज़ों को सही से समझ पाए, लोगों को बता पाए अपना विजन, तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। एक समय में भाजपा भी ऐसी थी जो धीरे धीरे करके आज सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की। एक समय में कांग्रेस बहुत शक्तिशाली थी, आज के समय में बहुत बड़ी वीक। तो मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपका एक पोस्ट देख रहा था पेयजल निगम से संबंधित एक मामले को लेकर, आपने भूख हड़ताल की बात कही थी, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मामला था वो, क्या आप भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार है? एक्चुअली मोल भाई ऐसा है कि हम लोग ना इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता करते हैं, हम लोगों ने ग्राउंड पत्रकारिता बहुत करी है। तो मुझे लगता है कि आजकल की जो नई जनरेशन उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता करनी चाहिए। एक तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपके पास
पूरा डेटाबेस होता है, आपके पास सत्यापित प्रतियां होती हैं उन सब चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। आपके मूल सवाल पे आता हूँ तो आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने एक महाभ्रष्ट अधिकारी, कम से कम 100 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है जो हमारी नॉलेज में है देहरादून के अंदर। अच्छा। उसके पर्टिकुलर हमारे पास खसरा खतौनी कहाँ कहाँ पैसे गए, किस तरीके से, हम लोगों ने वो डिटेल निकाली। उसके बाद उसने वो भ्रष्टाचार किस तरीके से किया, कौन कौन से जो ठेकेदार हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया, किस तरीके से पहुँचाया, वो भी डिटेल हमारे पास है सारी की सारी। तो हम लोगों ने इस पूरे डिटेल का पुलिंदा बनाकर विभाग को उसकी शिकायत करी कि भाई ये आपका अधिकारी है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार उसने किया है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। विभाग सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई हम पत्रकार इसलिए कोई हैं, और उसने अपनी बीवी के नाम से झारखंड में मेरे ऊपर मुकदमा करवाया। यहाँ से तो हुआ नहीं उत्तराखंड में। हाँ, सुनने में आया था कि कहीं गए थे वो एसएसपी के पास, डीजीपी के पास भी गए थे, तो उन्होंने कहा भाई वो इस तरीके का लड़का है नहीं जो ब्लैकमेलिंग वगैरह करता, हम तो जानते हैं उस लड़के को। तो अब यहाँ से बात नहीं बन पाई तो झारखंड से अपनी बीवी के नाम से मुकदमा उन्होंने किया। अब सोचिएगा, मतलब हम पत्रकार जो कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट तो हमें पैसे दे नहीं रही है, ठीक है, तो हम लोग एक तो जो काम सरकार का है, जो काम जो ये एजेंसियां होती हैं, खुफिया एजेंसियां, विजिलेंस वगैरह, इनका काम है कि कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है उनको पकड़ना, उनको सजा देना। यहाँ तो हम भ्रष्टाचार पकड़ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार है, और हमारे नाम पे उल्टा मुकदमा हो रहा है। तो मैंने फिर उस वीडियो में वही बोला था कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये जितने भी कागज़, कम से कम इतना बड़ा ढेर था कागज़ों का, मैंने कहा ये मैं सचिवालय के बाहर ही जलाऊंगा इसको, और मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये पत्रकारिता मैंने इसलिए शुरू नहीं की है कि मैं आप मुकदमे भी झेलूंगा, मैं आपको भ्रष्टाचारी को बता भी रहा हूँ, उसके बाद मुकदमे भी झेलूंगा। तो वो मैंने आह्वान किया था। तो उसके बाद फिर कार्रवाई हुई है उस पर। उसके बाद जो सचिव हैं शैलेश बगोली, उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे कि भाई इस तरीके से है, क्योंकि कुछ टेक्निकल पेज उसमें फंस रहा था कि इस तरीके से हमें 1 महीने का आप समय दीजिए। तो उन्होंने कुछ कार्रवाई भी की है, ऐसा नहीं, उसमें कुछ कार्रवाई वगैरह भी की है। तो वो था वहाँ पर, इस तरीके से वो पूरा मामला हुआ था। अच्छा, अब जैसे थोड़ा हम कल्चर को लेकर बात करते हैं कि आप देख रहे हैं कि हालिया दौर में सोशल मीडिया जो डिजिटल एक तरफ ताकत जो आपने बताया, वो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में कुछ डिफरेंस लेके आ रही है। आप क्या देख रहे हैं कि क्या सांस्कृतिक बदलाव आपको उत्तराखंड में दिख रहे हैं? सांस्कृतिक बदलाव ये दिख रहा है कि जैसे जैसे पलायन हो रहा है, और पलायन होके लोग, कोई दिल्ली बस रहे हैं, कोई मुंबई बस रहे हैं, कोई विदेश भी चले जा रहे हैं। तो जब लोग रहेंगे नहीं, जो नई पीढ़ी आएंगी, इन्होंने कभी पहाड़ देखा ही नहीं, तो सांस्कृतिक बदलाव तो आएंगे ही। और उनको पता ही नहीं है यहाँ के कल्चर के बारे में, उन्हें पता ही नहीं है पहाड़ों के बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने बोला ना स्टार्टिंग से कि हर चीज़ राजनीति से निकलती है। अगर यहाँ के लोग पलायन नहीं करते, यहाँ के लोग विदेश नहीं जाते, उन्हें यहीं पे अगर सब चीज़ें मिल जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाता, तो पलायन नहीं करते तो हमारी संस्कृति भी बची रह जाती। तो पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारी संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और मुझे लगता है कि अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो एक अच्छी सरकार लानी ज़रूरी है, और अच्छी सरकार लाने के साथ वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जब यहाँ के मूल जो मुद्दे हैं उन पर काम करेगी, तो संस्कृति भी अपना बचेगी। हमने कोरोना काल में देखा कि सरकार ने एक स्कीम लेके आई, कोरोना काल से ठीक पहले, आओ अपनो पहाड़। जब आओ अपनो पहाड़ स्कीम लेके आई तो अचानक से फिर कोरोना आ गया। स्कीम में कम से कम 10-12 करोड़ रुपए खर्च किए, तो ऑटोमेटिक लोग अपने पहाड़ आ गए। तो जब लोग अपने पहाड़ आ गए तो सरकार के हाथ पैर फूल गए। तो सरकार ने कहा यार आओ अपनो पहाड़, हमने बता तो दिया, लेकिन हम इनको रखेंगे कहाँ, रोज़गार क्या देंगे, सब चीज़ें क्या देंगे। जो हमारी आमदनी है वो तो जो बाहर से पैसा आता है उससे हमारी आमदनी है। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं, सरकार किस तरीके से काम करती। यहाँ की सोर्स ऑफ इनकम है वो तो या तो खनन से आता है, शराब से आता है, या जो बाहर से लोग हैं उनसे आता है 50% पैसा जो यहाँ से आता है। सरकार के हाथ पैर फूल गए। तो लोगों ने सवाल किया भाई जो आप बुला रहे थे आओ अपनो पहाड़, तो चलो कोरोना आ गया इसलिए लोग सब अपने पहाड़ आ गए, तो उसमें आपने किया क्या? जब आपने 10-12-15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इतना सारा आप लोगों ने कंपनियां बोला था, कंपनियां को आपके पास कोई रोड मैप तो होगा। तो सरकार देखो किस तरीके से काम करती है। सरकार ने बोला यार अच्छा ऐसे करते हैं, जो सुदूर पहाड़ में रह रहे हैं उनको हम
5% सब्सिडी देंगे, जो मीडियम पहाड़ में रह रहे हैं उनको हम 20% सब्सिडी देंगे, और मैदानी इलाकों में हम 15% सब्सिडी देंगे जो रोजगार खोले। हालांकि वो हुआ नहीं उसमें, क्योंकि जो सब्सिडी हो तो बैंक देगा आपको। ये टेक्निकल पॉइंट है जो लोगों को समझना बड़ा जरूरी। तब लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि भाई आप 20-25% सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, कितनी सारी योजनाएं पहले ही उत्तराखंड में है जो 35-40% सब्सिडी दे रही हैं ऑलरेडी, उसको तो आप धरातल पर उतार नहीं पाए, और आप कह रहे हो कि हम 25% सब्सिडी दे रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज क्या कर रहे हो? तो सरकार इस तरीके से काम करती है कि स्कीमें लाएंगी, सब चीजें लाएंगी, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर कुछ भी नहीं होता। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये रियल एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पत्रकारिता में देखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है। वैसे एक और चीज़ मैं आजकल देखता हूँ, सोशल मीडिया के जरिए ही वो चीज़ देखने को मिलती है कि पहले उत्तराखंड में जैसे देव डोलियों का एक विशेष दिन होते थी, विशेष आयोजन होते थे, दिन दिखाया जाता था, बाकायदा सब चीज़ें होती थी, एक विधि विधान से चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि हर शहर में, हर गली में देव डोलियों का चलन हो गया, और युवा लोग खास तौर पर जो हमारे यहाँ पसवा बोलते हैं वो बन रखे हैं, या फिर डंगरी बोलते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। तो आप कैसे देखते हैं ये चीज को? क्योंकि ये पहले हमारे कल्चर में मुझे लगता है कि शायद नहीं रहा होगा। ये सीधा सीधा अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, लोगों को बेवकूफ बनाना है डोलियों के नाम पर कि हमारे पास ये शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी खराब कर रहा है। नहीं, लोगों की तो बहुत भीड़ लग रही है, लेकिन हाँ वो चीज है ना, मैंने अंधविश्वास हुई तो नाम दिया। कहीं पे आपने देखा हो कि किसी मूर्ति से पानी निकल रहा है, लोग वहां पे भीड़ लगा लेते हैं। लोगों का तो अंधविश्वास है सीधा सीधा, अच्छा, जो हमारी संस्कृति को भी खराब करा। हमारी संस्कृति ये कोई थी कि भाई आप जगह जगह डोली लेके जा रहे हैं, घर घर में, वहां पर किसी से 10 रुपए ले रहे हैं, किसी से 50 रुपए ले रहे हैं, किसी से 100 रुपए ले रहे हैं। कि हमारी डोलियों में कभी एक एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा कि आपको ये रोग है, हम वो रोग सही कर दें। हमारी डोलियों ने तो कभी आज तक नहीं बोल। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कहीं ऋषिकेश में लगते हैं, कहीं कुछ लगते हैं, तो लोग वहाँ पर अपनी बीमारियाँ लेके आ रहे हैं कि मेरे को ये बीमारी है, वो बीमारी है, और डोली उनको आश्री वो दे रही है, कह रही है तेरी बीमारी सही हो जाए। और बीमारियों के अलग अलग पैकेज उन्होंने बना रखे हैं। अच्छा आपका ये काम नहीं हो रहा है, अच्छा आपको बीमारी है तो उसका 5,000 रुपये पैकेज है आपका। वो अच्छा जमीन का मसला रुका हुआ है, इसका 10,000 का पैकेज है। इस प्रकार की पूजा तो लोगों ने धंधा बनाया हुआ। तो मुझे लगता है कि लोगों को तो, इनको जो धंधे वाले हैं इनको तो पीट के भगाना चाहिए ढंग से, जो हमारी संस्कृति खराब कर रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और धंधा जिन्होंने बनाया वो। ये हमारी संस्कृति वो असली पहाड़ों से है, जो हमारे पहाड़ हैं, जो वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे मनाड़ लगते हैं, जो इस प्रकार से हमारे अलग अलग जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन लोगों ने सीधा सीधा मैं कहूँगा ये धंधा बनाया हुआ, और लोगों को समझना चाहिए इन चीज़ों को। ऐसे में लोग जो बीमार भी होंगे बेचारे, वो डॉक्टर पे जाने के बजाय इन लोगों के पास जा रहे हैं। एक अभी गाय का कुछ मरी तो थी, आपने कुछ उसको कैंसर वगैरह था, अगर आपने खबर पड़ी होगी, तो वो भी किसी दरबार में गई थी वहां पर। अच्छा। उसका भी वहां से इलाज चल रहा था दरबार से। मुझे लगता है कि अगर हॉस्पिटल जाती वो तो शायद सही भी हो जाती। दरबार में गई, बाद में चला कैंसर था, मर गई। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, और बहुत बार मैं देखता हूँ कि इस चीज़ को बढ़ाने में जो आजकल डिजिटल पत्रकार हैं या बहुत सारे लोग हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा। गलत है, ये बढ़ाना नहीं चाहिए। आपको आप दिखाओ, लेकिन आप सच्चाई तो बताओ। आप सच्चाई बताओ कि क्या है पूरी सच्चाई उसके पीछे। तो मुझे लगता है कि संस्कृति एक अलग चीज है, और ये ढकोसले, ये जो अंधविश्वास ये इस प्रकार से फैला रहे हैं, ये अलग चीज है। ये तो हमारी संस्कृति भी खराब कर रहे हैं, और खुद लोग अपने आप को भी खराब कर रहे हैं। अगर ढकोसलों में, इन चक्रों में अगर लोग पड़ते हैं, भाई आप बीमार हो तो अस्पताल जाइए, आपका जमीन का मसला रुक रहा है तो वकील के पास जाइए, आप क्यों इनके पास जा रहे हैं? तो यही मेरा कहना है कि ये तो खाली हमारी उत्तराखंड को ही बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ। अच्छा, आपकी मैंने बहुत सारी रिपोर्टें देखी हैं, मतलब जब आप कवर करते हैं तो आपकी जो जर्नलिज्म है वो मुझे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की तरह से प्रभावित लगती है। वो उसका तरीका आपके काम में दिखता है। तो इस सारी जो आपकी जानकारियाँ होती हैं उसके लिए आपको आरटीआई एक्टिविस्टों से मिलना होता होगा, या एडवोकेट से मिलना होता होगा, या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं इनसे मिलना होता होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा इन लोगों का, क्योंकि
समाज में ये रहता है ना कि आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे होते हैं, या वकीलों का तो चलो एक वो रहता ही है, बट आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे वो लोग काम करते हैं, उनके जो काम करने का तरीका तो क्या रहता होगा। देखिए हमारी मेन जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं इसमें ना बहुत अच्छाई भी है और बहुत खामियां भी हैं। खामियां इसमें यह है कि हम लोग जैसे ग्राउंड पे जाते हैं, कोई धरना चल रहा है, मैंने वहाँ पे धरना कवरेज किया, हमने बोला कि धरने में आज इतने लोग आए थे, धरना इस वजह से है। लोग इसको ही जर्नलिज्म मानना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में जर्नलिज्म करने में बहुत मेहनत लगती है। जो जर्नलिज्म होते हैं उसे रिपोर्टिंग हम लोग कहते हैं, वो जर्नलिज्म नहीं होती। लेकिन आजकल जो बच्चे आ रहे हैं नए नए उसमें, तो वो उसी को ही जर्नलिज्म समझ लेता। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एक अलग है और ये रिपोर्टिंग करनी एक अलग है। इसमें पहले डिफरेंट समझना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है कि जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको जर्नलिज्म करनी चाहिए। जर्नलिज्म से ये होता है, एक तो आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज होती है, आपको पर्टिकुलर आंकड़े आपके हाथों में होते हैं और बिल्कुल सटीक जो होते हैं एक्चुअल में, कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं, कहीं से कुछ नहीं। अब आंकड़ों के आधार पे अगर आप कहीं पे दिखा रहे हैं तो आप आंकड़ों के आधार पे दिखा पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया में पत्रकार हैं इस तरीके से, तो उन्हें लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आपको अगर आरटीआई लिखनी है, आरटीआई लिखनी कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं। आपने बोला कि एक है कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब अगर सर्च करेंगे तो यूट्यूब में साफ पता दिखा देगा कि आरटीआई किस तरीके से लिखनी है। सिंपल सा लिखना होता है, उसमें 30 दिन का वेट करना होता है, उसके बाद अगर नहीं होता है अपील लगानी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट तो हर आदमी को होना चाहिए, जो समाज में कुछ चाहता है या समाज में कुछ गलत दिख रहा है तो होना चाहिए। और लोगों को सीखना चाहिए कि आरटीआई किस तरीके से लगती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग आरटीआई लगाते नहीं है। लोगों को पता तो है सब, और अगर संविधान ने आपको कोई अधिकार दिया है तो उसका फायदा उठाइए ना। 10 रुपये तो लग रहे हैं आपकी जेब से, और अगर आप बीपीएल उस श्रेणी में तो आपके वो पैसे भी नहीं लगते। तो एक तो आपको उससे नॉलेज मिलेगी, आपको जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आप अपडेट उससे रहेंगे और आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या है, दस्तावेजों में क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि हम लोग जैसे हैं, हम लोग केस से नहीं डरते हैं कि हमारे पास केस हो जाएगा हमारे ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास प्रूफ है। अभी मैंने कहीं पे कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने सुना है, और मैं बोलने लग जाऊं किसी विभाग से या किसी कि भाई आपने भ्रष्टाचार किया, तो वो बोलेगा भाई नहीं किया है। लेकिन अगर हम प्रूफ के साथ उससे बात करेंगे कि भाई ये प्रूफ है, ये आरटीआई में आया हुआ है, तब उसे डर लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो कल के दिन कोर्ट में भी जाएगा और कोर्ट में भी आपको सबूत ही मांगा जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें बोलने से ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इस तरीके से उसमें फोकस करना चाहिए, तब जाके हमें जर्नलिज्म उस तरीके से करनी चाहिए। खाली हवा हवाई बातें नहीं कि हमने किसी से कुछ सुना, किसी से कुछ बोला और हमने वो सब चीज़ें पब्लिक के सामने रख दी। उससे पब्लिक भी भ्रमित होती है, लोग भी भ्रमित होते हैं। फैक्ट के साथ बोलो, पब्लिक भी समझती है उन चीज़ों को, और एक मतलब आपको भी उससे नॉलेज मिलती, ये चीज़ें। अब जैसे मैं अब आपसे काफ़ी सारे मुद्दों पे मैंने बातचीत करी, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ से आपका मैंने देखा, आप जब रिपोर्टिंग करते हैं या फिर आपकी जो जर्नलिज्म था वो पार्ट रहा है, मैंने आपका देखा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को लेकर भी आपने बहुत सारी रिपोर्ट कवर करी, तब चाहे वो गलत तरीके से ट्रांसफ़र का हो या नियुक्तियों का हो, शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जब ऐसी अनियमितताएं मिलती हैं तो क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं कि क्या कमियां हैं या किस वजह से ये सब चीजें? शिक्षा विभाग में ये हालत है, आप अगर आप रिपोर्ट उठा के देखें, सरकारी आंकड़े भी, तो शिक्षक है नहीं स्कूलों में, न ही प्रधानाचार्य इतने हैं वहाँ पर जो प्रिंसिपल है। जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपको सही बताऊं तो अब पहाड़ों में आप जाओ, क्लास 6 के बच्चे आप देखो, हालांकि कुछ स्कूल अच्छे हैं, सबको नहीं बोल रहा, लेकिन मैक्सिमम स्कूल उन बच्चों को हिंदी पढ़नी भी ढंग से नहीं आती। क्लास 6 के बच्चों को हिंदी पढ़नी सही से नहीं आती। वो उन्होंने स्तर बनाया हुआ है, वहाँ के टीचर ने पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, वो स्तर वहाँ पे बनाया हुआ है। क्योंकि हर किसी को एक तो प्लेन में अपना ट्रांसफ़र चाहिए, देहरादून में ट्रांसफ़र चाहिए, ऋषिकेश में ट्रांसफ़र चाहिए, सुदूर पहाड़ों में कोई जाना नहीं चाहता। और जो जा भी रहे हैं वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो गेस्ट टीचर के भरोसे सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे। और ऊपर से जो इसमें भ्रष्टाचार आप देखिएगा, जो आप कह रहे हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड, इतने भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में,
मतलब अगर आपका स्कूल के लिए अगर 1 लाख रुपए आए होंगे तो आपने 1,000 रुपए भी नहीं लगाए हुए। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हैं स्कूलों। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमारी स्कूल शिक्षा की नींव अगर सही हो, स्वास्थ्य की नींव अगर सही हो, ये चीज़ तो चाहिए आम पब्लिक को, और चाहिएगा एक शिक्षा अच्छी कर दो, एक स्वास्थ्य अच्छी कर दो। भाई अगर हमारे पास शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छे होगा, तो प्लान क्यों होगा? लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए। नीयत चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो मैंने वही बोला ना कि राजनीति से हर चीज़ निकलती है और राजनीति से हर चीज़ समाप्त हो जाती है। तो शिक्षा, मैं मानता हूँ कि आप भले ही सड़क मत बनाओ सही, लेकिन आप शिक्षित कर दो। आप भले ही कोई और सुविधा ना दो, लेकिन आप शिक्षित कर दो, तो ऑटोमेटिक उसे समझ तो आ जाएगी कि हमें किस तरीके से करना। यहाँ पता ही नहीं रहता पहाड़ों में, हम देख रहे हो सबसे बड़ा प्लान का कारण ही यही है, शिक्षा है। तो और पहाड़ों में बहुत बुरी हालत है शिक्षा की, वाकई में। एक स्वास्थ्य की और एक शिक्षा की, मतलब नाम मात्र क्या है, बिल्कुल। ये दो चीज़ें अगर पहाड़ों में सही हो जाएं तो मैं कहूँ कि पहाड़ जो आज यहाँ के ज़मीनों के रेट हैं, पहाड़ में कम से कम उसके दुगने होंगे। आने वाले समय में होगा शायद, कुछ डेवलप करेंगे यहाँ के। जरूर सरकार इन पर काम करना चाहिए। अच्छा, आपने UKSSC के अध्यक्ष मर्तोलिया जी का भी आपने इंटरव्यू किया है, तो जो आपका, क्योंकि आपने बहुत सारे घोटालों के खुलासा किया, तो उनसे लेकर हमको कुछ विशेष बात हुई हो, तो अगर आप कुछ बताना चाहो उससे रिलेटेड। देखिए, हमारे पास ना बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप UKSSC कब जा रहे हैं, क्योंकि कई भर्तियां पेंडिंग में होती हैं, कई भर्तियों के रिजल्ट आने होते हैं, कई भर्तियों के अध्याचन निकलने होते हैं। तो उस मामले में हम लोग जाते हैं। उससे पहले एस राजू साहब थे, उनके पास भी हम रेगुलर जाते थे। उसके अलावा रावत जी हैं, SS रावत जी, उनके पास भी हम जाते थे। तो खाली हमारी उनसे ज़्यादातर यही बात होती है कि कौन सी भर्तियाँ आनी है, कौन सी भर्तियों के अध्याचन आने हैं, क्योंकि अब घोटाले नहीं हो रहे। अगर कुछ घोटाले होते हैं तो ज़रूर हम पूछते हैं, लेकिन कम से कम जब से हम लोगों ने शुरुआत करी है, या मर्तोलिया जी जब से आए हैं, तब से कहीं पे मतलब सुनने को नहीं मिला है कि पेपर लीक हो रहा है। वरना पहले कम से कम दिन के हमारे पास 10 फोन आते थे कि सर आज ये पेपर लीक हो गया है, हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है। तो अब ये हो रहा है। तो अब हम मिलते हैं, मर्तोलिया जी से मिलते हैं, तो खाली यही रहता है कि अब कौन सी भर्तियाँ आ रही हैं। आपने देखा होगा काफ़ी समय से हम गए भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि अब भर्तियाँ भी प्रॉपर आ रही हैं, सब चीज़ें सही हो गई है। अब हम आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, रैपिड फायर ये हमारा सेगमेंट है। तो इसमें मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, अगर इनके आपको जवाब, अगर आप लंबे जवाब देना चाहो तो दे सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप इनके बहुत सरल सरल जवाब दो। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में सबसे ईमानदार नेता कौन है? सबसे ईमानदार नेता करंट में है कि होने वाला? कभी भी, कभी भी। सबसे ईमानदार मुझे छवि नज़र आती है, बॉबी परमार में नज़र आती है। ठीक है। पुरानी अगर बात करें तो मुझे खंडूरी जी सबसे ईमानदार नेता लगता है। बाकी मुझे ईमानदार नेताओं में गणेश गोदियाल भी ठीक लगते हैं, क्योंकि वो पहाड़ की बातें करते हैं। उसके अलावा मुझे ईमानदार नेताओं में भुवन कापड़ी भी ईमानदार लगते हैं। अगर भाजपा में मैं बात करूं तो मुझे विनोद चमोली जी बहुत ईमानदार लगते हैं। आपने सब एक पूछा था मैंने, आपने सबको मिला के बता दिया। मैं अलग अलग बताया ना, मैंने भाजपा में कौन लगता है, कांग्रेस में कौन ये तो ऐसा हो गया, तुष्टिकरण वाली बात हो गई। नहीं, आपको एक बताना है, बेस्ट बताना है। बेस्ट तो मुझे सबसे ईमानदार अगर करंट में देखूं ईमानदार, तो बॉबी परमार सबसे ईमानदार लगता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने पहले कभी कोई खबर ऐसी हो कि आपने कवर करना छोड़ दी हो और बाद में आपको लगा यार ये खबर तो मुझे कवर करनी ही चाहिए थी? मेरे को यार सिलक्यारा वाली खबर मैंने कवर नहीं करी। अच्छा। सिलक्यारा टनल वाली खबर मुझे कवर करनी चाहिए थी। वो कुछ कारणों की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ यार सिलक्यारा टनल वाली खबर मुझे करनी ही चाहिए थी। वो खबर वो सबसे बड़ी खबर थी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ थी वो, और मैं उसे कवर नहीं कर पाया उत्तराखंड के यहाँ पे होते हुए जो तमाम खबरें हम कवरेज करते, तो उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है और आज भी मुझे उस चीज़ का दुख है। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप जर्नलिज्म में हैं और ख़ास तौर पर आप खोजी पत्रकारिता के उसमें कर रहे हो, तो कैसे देखते हैं आप उत्तराखंड में लोकल जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का भविष्य? बहुत बेहतरीन है, पर यह है कि बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो भविष्य आपका ही है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत आपको सीखने में करनी पड़ेगी। हम लोगों ने मेहनत की है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। अब मैं ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। अब मैं ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करता हूँ। मैं RTI के थ्रू जानकारी लेता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ। आप मेरे ऑफिस आएंगे तो मेरे ऑफिस में कम से कम
आपको 100 किलो पेपर मिल जाएंगे। अच्छा। 100 किलो आप भी कहेंगे पूरा मेरा पेपर, हर विभाग की अलग अलग फाइल। तो मुझे अब वो करने में बड़ा मजा आता है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में। वहाँ से चीज़ें, प्योर चीज़ें निकल के आती हैं। भाई अगर हम कहीं पे सड़क टूटी हुई दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और मैं वो देख रहा हूँ कि ये सड़क टूटी हुई है, तो मैं उस पर रिपोर्ट भी मैंने की, लेकिन एक्चुअल में उसमें कितना डामर पड़ना था, वो सड़क कितनी मोटी बननी थी, उसका ठेकेदार कौन था, उसमें कौन उसका एक्शन था जो उसको देख रेख के लिए रखा हुआ है। जब आपके पास वो नॉलेज होगी तब आपको मजा आएगा, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है रिपोर्टिंग करोगे। आप बताओगे कि इसमें कितना पत्थर गिरना था, इसमें कितना तारकोल गिरना था, कितनी मोटा इसको होना था, किस ठेकेदार ने काम किया है और किस एक्शन की जिम्मेदारी। तो जब आप इस प्रकार से डीपली अगर जाओगे तो तब जाके आपको बड़ा मजा आए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जर्नलिज्म करनी चाहिए, और जितने भी हमारे युवा हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई मेहनत करो। रिस्की भी है, रिस्की जर्नलिज्म भी है, केस वेस हो जाएंगे इसमें तो। केस बेस अगर देखो, मैंने वही बोला ना, मेरे ऊपर कम से कम 8-9 केस हुए हैं। अच्छा। और 8-9 केस में से अब मेरे ऊपर खाली एक केस बचा हुआ है बस खाली, और सारे के सारे केस में जीता हूँ। किस चीज के मतलब कुछ मानहानि के केस थे। अच्छा। कुछ हमको सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने के इस प्रकार के केस थे। तो हमारे पास, मैंने कहा ना, विद प्रूफ, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उसको प्रूफ को आप बताइएगा। और आप कहते तो बढ़िया है, जितना केस करेंगे मानहानि के, उसके बाद आप अपना उनसे वो लीजिए, मुआवजा लीजिए। हमारा खर्चा तो वहीं से निकल जाता है। नहीं, लेकिन कई बार लीगली भी है वो। डिजिटल जर्नलिज्म में ये दिक्कत तो रहती है कि अब ऐसे लोग भी डिजिटल जर्नलिज्म में आ रहे हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ लोग पत्रकारिता करने जो आ रहे हैं। अगर वो फंस गया आपकी इस टेक्निक से तो क्या होगा? फंसेगा क्यों? आप मुझे बताइए ना, कैसे फंसेगा? नहीं, देखिए, भारत जैसे देश में न्याय मिलना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है। देखिए, वो रिस्क तो आपका है। वो रिस्क आपका है कि अगर आप स्टार्टिंग में तुर्रम खा बनेंगे, सोचेंगे कि यार हम भी इस तरीके, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना। हमने भी पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि सीधा आरटीआई लगाई और वो हमने स्टार्टिंग में ग्राउंड पे गए, ग्राउंड में देखा, अधिकारियों से मिले, कुछ दोस्त बनाए, कुछ दुश्मनी भी बने। तो धीरे धीरे करके हम लोग उठे। तो आज के समय में अगर हम पे कोई केस होता है तो हमारे पास 100 लोग पीछे खड़े होते हैं जमानत के लिए, हमारे पास 100 लोग पीछे खड़े होते हैं पैसा लगाने के लिए। हमने वो चीजें कमाई है लोगों से, ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है, वहां से हमने लोग कमाए हैं। कई लोगों का हमने, जो हमारे पास इतने फोन आते हैं, सर हमारा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, हमने उनका काम करवाया है। तो वो लोग भी तो हमने कमाए हैं कहीं ना, वो लोग हम पे जान देते हैं। धीरे धीरे करके अगर करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और कोई, अब तो मजा आता है इन कामों को करने में। मैंने बोला ना, एक नशा है जर्नलिज्म। अगर आप धीरे धीरे करके करोगे इसमें तो आपको मजा आएगा। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, हमें भी प्रॉब्लम हुई थी। घर वाले बहुत गाली देते थे, कहते यार तुमने आए दिन घर में सामान आते रहता है, पैसा कुछ कमाते नहीं हो, इस तरीके से। अब ठीक है, अब उनको भी लगता है कि अब तो जो कर रहा है ठीक है। तो सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। मैं देवभूमि लाइव के सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि आप वो ज़रूर बताएं कि उनको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते रहिए देवभूमि लाइव। बहुत धन्यवाद उनको।